Let us see this question from UPSC. If today is Sunday, then which day is it exactly on 10 to the power 10th day? So we know that if today is Sunday, then after 6th day, on 7th day, 7th day in a week, on 7th day, we will again have Sunday. So knowing this fact, we are going to divide the given number or given value by 7. So 10 to the power 10, यानी कि हमें 10 0 लिखना है आगे, दो दो के पेयर में लिखेंगे, इससे मिस्टेक होने का चांस कम रहेगा. Now as 7 days in a week and the days repeat itself, after 6th day, that is on 7th day, we are having the same day. We are going to divide it. This is one method. We will have the second method also, but let us see this method. They are an interesting thing that we will encounter. We are having quotient as here. I am going to write it to save time. 1428. I am keeping a gap here. 142857 1428. इसमें 10 जीरो है और हमारा 10 डिजिट है. ये सिंगल डिजिट है, इसलिए जितने जीरो हैं उतने यहाँ पे क्वोशेंट में डिजिट है. अब रिमाइंडर वी आर हैविंग 8. सो टुडे इज संडे, देन वी आर हैविंग रिमाइंडर 4. वी विल काउंट 4 days starting from Sunday onwards. That is the first day will be Monday. Sunday onwards, Monday, Tuesday, Wednesday, then Thursday. So Thursday is the right answer. We are having the right answer. Now the very purpose is not just to get the right answer, but to have an analysis of the solution, because we are preparing for the coming examination. So getting the right answer should be one aim, and analysis of the solution and analysis of the question, these are significant while dealing with the previous year questions. Otherwise just getting the answer will not suffice our purpose. See, as in quotient we are having 1428. यही मिला था हमें क्वोशेंट के रूप में 1428, क्योंकि हमारे पास कितना जीरो था, 10 जीरो था. 10 to the power 10 है. तो यदि क्वेश्चन में 10 to the power 10 इंस्टेड ऑफ 8, यदि ये रहता कि 10 to the power 14th डे में क्या होता ऑन, तो हमारा आंसर क्या होता. अब इस पैटर्न को देखिए. इस पैटर्न को देखने के बाद लगता है कि फर्स्ट जीरो के लिए 1, क्योंकि हमारे पास क्या था 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 10 जीरो हो गया, 2 4 6 8 10. ठीक है, वी आर हैविंग डन 10. क्वोशेंट रिमाइंडर से हमें आंसर मिल गया थर्सडे. अब इंस्टेड ऑफ 10 to the 10 यदि 10 to the 14th रहता तो क्या होता. तो ये पैटर्न देखिए 1428 57 1428. इसके बाद फिर से आएगा क्या 57. उसके बाद फिर से क्या आएगा 1428. उसके बाद फिर से आएगा 57. यानी कि रिपीट होते रहता. तो यदि रिपीट होते रहता तो 10 to the 14th तक देखते हैं कि क्या होता. 10 to the 14th को देख लेते हैं. यदि ये क्वेश्चन में 10 to the 14th रहता तो ये 10 जीरो तक है. ये 11th जीरो के नीचे 5 आएगा, 12th जीरो के नीचे 7 आएगा, तो 13th जीरो के नीचे फिर से 1 आएगा, 14th जीरो के नीचे 4 आएगा. यदि ये 4 यहाँ पे आएगा तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा. यहाँ पे क्वोशेंट में 4 आने का मतलब ये है कि 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें हम. 7 4 जा 28, ऊपर 4 आया था, यही है क्वोशेंट. तो 28 माइनस हुआ होगा, तो किससे माइनस हुआ होगा, तो ऊपर 30 रहा होगा. तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर होगा 2. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को कि यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 4 है. इसको ऐसे देख लीजिए, जैसे कि 7 है और यहाँ पे यदि रिमाइंडर 4 है तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 4 जा 28, यानी कि 28 माइनस रहा होगा और यहाँ पे ये 30 रहा होगा, तभी जाके यहाँ पे ये 4 आएगा. तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा.
तो जब 2 बज जाएगा तो फिर से आते हैं प्रश्न पे। इफ़ टुडे इज संडे, संडे हो गया, अब 2 दिन बाद यानी कि 2 दिन बाद यानी कि एक्चुअली अगला 2 दिन संडे, उसके बाद फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, तो हमारा उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाता, ट्यूसडे। अब देख लेते हैं कि 10⁻16 रहता तो क्या होता, इसको देख लेते हैं, क्योंकि ज़ीरो चेंज होने से एक इंटरेस्टिंग पैटर्न के हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये यदि हमारे मन में रहेगा कि एक पैटर्न फॉलो करता है, और वैसे भी मैथमेटिक्स में पैटर्न सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पैटर्न ही है। यदि हम लोग देखें 1729 जिसको हम लोग रामानुजन नंबर बोलते हैं, हार्डी रामानुजन बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, तो ये भी एक पैटर्न फॉलो करता है, मगर इसको हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे। तो यदि हम ये देखेंगे 10⁻16 यहाँ पे रहता तो क्या होता, तो फिर से वही पैटर्न वाली बात है कि यहाँ पे 10th 0 में 8 आया, फिर से ये पैटर्न फॉलो करेगा, यानी कि नेक्स्ट में फिर क्या आएगा 5 7, फिर 1 4 2 8, फिर 5 7, ऐसा चलता रहेगा। तो ये 10th 0 है, तो फिर ये 11th 0 हो जाएगा, ये 12th 0, ये 13th 0, 4 के ऊपर ये 14th 0, 5 के ऊपर ये 15th 0, 8 के ऊपर ये 16th 0, यानी कि 8 के ऊपर 16th 0। जब 10⁻10 था और यहाँ पे 8 आया था, तो फिर रिमाइंडर कितना आया था 4, यानी कि यहाँ पे भी 8 है तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, यानी कि इस केस में भी हमारा आंसर एज इट इज आएगा, यानी कि थर्सडे आएगा। तो एक बार और देख लेते हैं एक फैक्ट को, यहाँ पे भी हियर ऑल्सो वी आर हैविंग 8 एज क्वोशेंट डिजिट एंड वी विल हैव 4 एज रिमाइंडर, यानी कि 10⁻4 में भी 8 क्वोशेंट है तो 4 रिमाइंडर है, यानी कि हम पैटर्न को देख पा रहे हैं कि 10⁻4, 10⁻10, 10⁻16, इस सभी में क्या हो रहा है, इस सभी में ये 8 लास्ट में आ रहा है, यानी कि 10⁻4 में भी आंसर हमारा क्या रहेगा थर्सडे, 10⁻10 में भी हमारा आंसर क्या रहेगा थर्सडे, हमारा 10⁻16 में भी क्या रहेगा थर्सडे, यानी कि ये गैप कितना मेंटेन कर रहा है 6, यानी कि इसमें 6 प्लस करेंगे तो क्या होगा 6 + 6 12, यानी कि 10⁻22, तो 10⁻22 रहेगा, तो भी हमारा आंसर क्या रहेगा थर्सडे। ये तो हुआ बेसिक तरीका जिससे हम इसको सॉल्व किए, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली डिवाइड किए। हाँ, पैटर्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन को यदि यहाँ 16 कर दिए, तो हम जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ये हमारा काम में आ जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करने का मतलब ही है कि उस क्वेश्चन से मिलता जुलता कोई चीज़ हो तो वो हमें काम में आए, वरना फिर प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं बन जाता है। और वैसे भी यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में जल्दी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, नेचर जो क्वेश्चन का होता है वही रिपीट होता है, तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं और आगे भी रखेंगे। अब देखते हैं सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, वो भी रिमाइंडर से रिलेटेड है। लेट अस सी दिस मेथड। वी आर हैविंग 10⁻10, नाउ दिस इज द बेस, सो वी आर गोइंग टू डिवाइड 10 by 7. What we are getting as remainder is 3. So instead of 10 we will write 3. We are going to write 3, that is whatever we are getting as remainder we will write here. बेस को हम लोग रिप्लेस कर दिए 3 से, ऊपर को एज इट इज़ रहने दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ऊपर की संख्या को हम लोग ब्रेक करेंगे, यानी कि फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करते समय ये ध्यान रखेंगे कि छोटा नंबर पहले रखें, तो यानी कि 2 × 5। उल्टा रखेंगे तो पहुंचना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, यानी कि समय ज़्यादा लगेगा। और द होल क्रक्स ऑफ solving and practicing is just to reduce the time factor, because CSAT factor is a play of time. So we are having 3⁻2 × 5. Now 3⁻2, it means it is 9, then 9⁻5. 3 क्यों लिखे थे, क्योंकि 3 रिमाइंडर था हमारा, रिमाइंडर था, 7 से डिवाइड किए थे। अब हम इसको फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, किसको 9 को। रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 2। अब इस 9 की जगह हम लोग अब 2 लिखेंगे,
हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले 10 को 7 से डिवाइड किए, जो रिमाइंडर था उसको लिखे। अब हमें 9 मिला है क्योंकि ऊपर फैक्टराइज कर दिए, उसके हेल्प से हमें 9 मिला है। अब हमारे पास फिर से 7 से जो डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया, तो 2 यहाँ पे लिखे और 2⁵ कितना होगा ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पेपर के दौरान हम लोग कुछ काम मेंटली करेंगे तभी टाइम बचेगा, और हम लोग करते भी हैं। कितना हमारे पास आया, 32। अब इस 32 को हम लोग फिर से 7 से डिवाइड करेंगे। 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना हो गया, 4। अब ये जो रिमाइंडर हो गया, डे क्या है, संडे, टुडे संडे, रिमाइंडर 4। पहले भी हमें 4 ही मिला था, मगर हम लोग अलग तरीके से ट्रेवल, मतलब हमें 4 मिला था। वी आर रीचिंग द सेम पॉइंट थ्रू डिफरेंट रूट्स। सो संडे, फिर 4 यानी कि हम लोग डेज़ में 4 काउंट करेंगे, सक्सेसिव 4 डेज़, यानी कि मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, यानी कि आंसर फिर से थर्सडे आया। अब एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, टाइम सेविंग के हिसाब से ये मेथड जो है सो वो इजी मेथड है, मगर ये मेथड हमें आना चाहिए, वरना फिर जो है सो यदि हमें इस मेथड को यदि ध्यान में नहीं रख पाते हैं किसी भी कारण से, और हमें जो नॉर्मल मेथड है यानी कि 10⁻10 को डिवाइड करने की बात है, यानी कि 2 4 6 8 10, ये नॉर्मल मेथड है। तो इसको भी यदि करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि ऐसे प्रश्न को सीसेट पेपर वाले में लास्ट में किया जाए, क्योंकि इसमें टाइम अधिक लगता है। और हम डिवाइड भी करेंगे तो थोड़ा सा मेंटली करेंगे, ऐसे नहीं कि यहाँ पे लिखिए ऐसे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ये भी भूल जाते हैं कि एक्चुअली हम किस वे से जाएँ, ये भी होता है। तो ये फिर से ऐसा करेंगे, 28 करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 4 2 8 आ रहा था, 5 7, फिर 1 4 2 8। इसकी जगह हम थोड़ा सा मन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे और 0 पे अपना उंगली रखेंगे। 7 1 जा 7 3, रिमाइंडर 3। अब उंगली को आगे करेंगे। अभी 30 हो गया, 30 यानी कि 7 4 जा 28, 2 बचा, 2 यानी कि हमारे मन में ये 0 2 अब 2 बन जाएगा 20। अब क्या है, 7 2 जा 14, 14 में क्या 6 बचा। अब ये 0 हमारे लिए क्या बचेगा, 6 बन जाएगा। अब 7 8 जा 56, 56, रिमाइंडर कितना हो गया 4। अब ये 0 हमारे लिए 4 बन जाएगा। अब देखते हैं 7, अभी इसको लेते हैं, 7 5 जा 35, 35, तो ये 0 हमारे लिए 5 बन जाएगा। अब 7 7 जा 49, 49 माइनस करेंगे तो इसमें 1 बच जाएगा, तो फिर ये हमारे लिए 1, क्योंकि यहाँ पे 0 था और ये 7 7 49, रिमाइंडर कितना 1, तो ये 0 जो हमारे लिए है 1 बन जाएगा। अब फिर इस 0 पे उंगली रखें, इस पे उंगली रखेंगे। अब फिर जो है सो 7 1 जा, इस 0 के लिए 7 1 जा, क्योंकि अब इसको डील कर रहे हैं हम लोग, 7 करेंगे तो 7 1 जा 7। अब रिमाइंडर कितना हो गया 3, तो ये 0 हमारे लिए कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। फिर ये 7 4 जा 28, 28 यहाँ पे आएगा, तो ये कितना बन जाएगा 2, ये 0 हमारे लिए 2 बन जाएगा। 20 हो गया, 7 2 जा 14, ये हो गया 6। अब ये 60 बन गया हमारे लिए, तो 7 8 जा 56, और इस प्रकार से रिमाइंडर 4 हुआ। कहने का मतलब ये है कि हम लिखने के बजाय मेंटली ही उंगली की हेल्प से इसको आगे बढ़ाते रहें और क्वोशेंट को हम लोग लिखते रहें। इससे क्या होगा, हमें टाइम का बचत होगा। हाँ, कंसंट्रेशन तो चाहिए, कंसंट्रेशन तो होना ही चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। और यहाँ पे प्रैक्टिस करने का ही एक मतलब है कि हम जो डिफरेंट क्वालिटीज़ हमें चाहिए एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, उस क्वालिटीज़ को हम लोग प्रैक्टिस के माध्यम से इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 2 मेथड्स को देखें, फिर एक पैटर्न को देखें, फिर कैसे मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस को देखें। सो थैंक यू।